हमारे इस वीडियो पर आज हम अध्याय 6 का नाम है कोरिलेशन और उसका पार्ट 1 को पढ़ेंगे। अब कोरिलेशन क्या होता है, ये कैसे नापते हैं, धनात्मक ऋणात्मक इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। इस कोरिलेशन को पढ़ने के लिए हम 3 वीडियो बनाएंगे। पहले वीडियो में जो बेसिक जानकारी पूरी करेंगे, दूसरे में कार्ल पियर्सन वाला पढ़ेंगे और तीसरे में हम स्पीयरमैन वाला पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कोरिलेशन का पार्ट 1। सबसे पहले सहसंबंध या कोरिलेशन होता क्या है। क्या होता है कोरिलेशन? तो जब दो चीज़ों के बीच ऐसा संबंध हो कि एक के बदलने पर दूसरी भी बदलती हो, उसे सहसंबंध कहते हैं। कि एक चीज़ बदल रही है तो वो दूसरी चीज़ नेगेटिव बदल रही है, पॉजिटिव बदल रही है, लेकिन बदल रही है एक चीज़ के बदलने से इसके साथ साथ, तो उसको बोलते हैं कोरिलेशन। ठीक है, जब एक चीज़ के बदलने से दूसरी चीज़ भी बदल रही है, अब इसके कारण से बदल रही है या दूसरे कारण से बदल रही है वो अलग बात है, लेकिन एक चीज़ के बदलने से दूसरी चीज़ बदल रही है उसको बोलते हैं कोरिलेशन। अब जैसे कि एक तापमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है और आइसक्रीम की बिक्री भी इससे बढ़ रही है। तो तापमान बढ़ रहा है और आइसक्रीम की बिक्री बढ़ रही है, यानी एक चीज़ बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, यानी उन दोनों के बीच में कोरिलेशन है, सहसंबंध है। अब किसी चीज़ की कीमत बढ़ रही है तो उससे किसकी क्या मांग घट रही है, यानी एक चर के ऊपर नीचे होने से दूसरे चर भी ऊपर नीचे हो रहा है, बदल रहा है। तो इसको बोलते हैं सहसंबंध या कोरिलेशन। ठीक है, अब इस कोरिलेशन सहसंबंध को हम एक नए टाइप से, नए तरीके से पढ़ेंगे कि प्रश्न बनाएंगे हर चीज़ का, हर एक कॉन्सेप्ट का एक प्रश्न बनाएंगे और हर प्रश्न में एक कॉन्सेप्ट रहेगा। तो ध्यान से देखिएगा एक एक प्रश्न को। देखो, पहला प्रश्न है कि क्या दो चरों के बीच कोई संबंध होता है? क्या कोई दो चरों के बीच में कोई संबंध होता है? अब दो चरों के बीच में संबंध होगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, संबंध तो होता है। यानी पॉजिटिव कब? जब एक चीज़ बढ़ रही हो और दूसरी भी बढ़ रही हो तो उसको तो बोलते हैं पॉजिटिव कनेक्शन, कोरिलेशन। और एक चीज़ बढ़ रही हो दूसरी चीज़ घट रही हो तो उसको बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। क्या दो चरों के बीच कोई संबंध है? यदि संबंध है तो ये कोरिलेशन होता है। ऊंचाई और वजन में अक्सर संबंध होता है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो वजन भी उससे बढ़ता है। ठीक है, प्रश्न 1। अब दूसरा प्रश्न ये है कि यदि एक चर बदलता है तो क्या दूसरा चर भी बदलता है? कोरिलेशन में यदि एक चर बदलता है तो क्या उसके दूसरा चर भी बदलता है? मैं एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इसमें देखना, जैसे कि आय बढ़ी, किसी आदमी की आय बढ़ी तो उससे क्या खर्च बढ़ेगा कम बढ़ेगा? यानी उस आय बढ़ने से उसका खर्च भी बढ़ेगा। तो ये भी संबंध है इन दोनों के बीच में। एक चीज़ बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बदल रही, एक चीज़ बदलने से सेकंड भी उसमें परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, अब तीसरा कंसेप्ट है तीसरे प्रश्न के माध्यम से कि दोनों में परिवर्तन किस दिशा में होता है। महत्वपूर्ण इस कंसेप्ट ही कि दोनों में परिवर्तन किस दिशा में होता है। क्या दोनों में पॉजिटिव होते हैं? क्या दोनों में नेगेटिव होता है? क्या एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव होता है? तो दो स्थितियाँ हो सकती है। क्या एक बढ़े और दूसरा बढ़े, एक भी बढ़ रहा है और दूसरा भी बढ़ रहा है, यानी नेगेटिव बढ़ रहा है या पॉजिटिव बढ़ रहा है, लेकिन दो स्थितियाँ हो सकती है, बढ़ रहे हैं, दोनों बढ़ रहे हैं। ठीक है, और एक स्थिति ये हो सकती है कि एक बढ़े और दूसरा घटे, ये दो स्थितियाँ हो सकती है। अब बढ़ने में आप सिर्फ पॉजिटिव मत मान लेना, नेगेटिव भी बढ़ता है और पॉजिटिव भी बढ़ता है, और लेकिन एक बढ़ता है और एक घटता है तो ये अलग परिस्थितियाँ हो जाएगी। दो परिस्थितियाँ इसमें हो सकती है, दो परिवर्तन हो सकते हैं। ठीक है, अब चौथा प्रश्न है कि उनका संबंध कितना मजबूत है। ठीक है, कि मान लो एक पॉइंट ये बढ़ा और ये 2 पॉइंट बढ़ा, 1 पॉइंट ये बढ़ा, 1 पॉइंट से कम बढ़ा, तो कितना संबंध होता है? देखो, बहुत मजबूत भी संबंध होता है, मध्यम संबंध भी होता है और कमज़ोर संबंध भी होता है। देखो, कोरिलेशन +1 से लेके
-1 तक संबंध बताते हैं। +1 होगा तो सबसे मजबूत संबंध होगा, और -1 होगा तो ये सबसे कमज़ोर संबंध होगा, और इन दोनों के बीच में जो मध्यम आएगा वो मध्यम संबंध कहलाएगा। यानी जो कोरिलेशन निकालेंगे +1 के आसपास आ रहा है तो उनके संबंध, यानी 9 हो गया, ठीक है, 8 हो गया, 7.5 हो गया, ये सब मजबूत संबंध में आ जाएगा। और कमज़ोर संबंध कब आएगा? जब -1 के आसपास हमारे उत्तर आएगा तब वो कमज़ोर संबंध कहलाएगा। और इन दोनों के बीच का कोई आंसर आ रहा है तो वो मध्यम संबंध कहलाएगा। ठीक है, अब ये थे प्रश्नों के माध्यम से कंसेप्ट क्लियर करने का तरीका। अब ये सहसंबंध कारण परिणाम नहीं होता है, ध्यान में रखना। सहसंबंध कारण परिणाम नहीं होता कि एक चीज़ बढ़ने के कारण ही दूसरी चीज़ घट रही है, बढ़ रही है, ये सहसंबंध नहीं होता। ध्यान में रखना कि एक चीज़ की वजह से दूसरी चीज़ के कारण जो परिवर्तन था वो उसको सहसंबंध को रिलेशन नहीं कहा जाएगा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है और एनसीईआरटी में बिल्कुल हमारी 11वीं किताब में ये लिखी हुई है। देखो उदाहरण दिया गया इसमें कि गर्मी में आइसक्रीम बिक्री बढ़ती है, ठीक है, और डूबने की घटनाएं भी बढ़ती। इसका मतलब ये नहीं है कि आइसक्रीम खाने से लोग डूब जाते हैं। असली कारण है तापमान, यानी आइसक्रीम ज़्यादा कब खाई जाएगी? जब गर्मी ज़्यादा हो, और गर्मी ज़्यादा हो तो उससे क्या हो जाएगी? बरसात भी ज़्यादा हो जाएगी। तो आइसक्रीम के कारण नहीं डूब रहे, बरसात के कारण से डूब रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं कि को रिलेशन इज़ नॉट कोजेशन। ठीक है, को रिलेशन ये कोजेशन नहीं है। को रिलेशन को कारण मानना नहीं चाहिए, कारण परिणाम नहीं माना जाना चाहिए। एक कारण से दूसरे में परिवर्तन आ रहा, ऐसा नहीं होता को रिलेशन में, ध्यान में रखना। अब सहसंबंध क्या नापता है? सहसंबंध क्या मापता है? सहसंबंध महत्वपूर्ण 2 चीज़ें मापता है, ध्यान में रखना, एग्जाम में आने लायक है। एक तो दिशा मापता है, क्या? डायरेक्शन या दिशा मापता है, और एक मापता है स्ट्रेंथ या मजबूती। दिशा कैसी? या तो पॉजिटिव या नेगेटिव वाली दिशा मापता है। ठीक है, ये दिशा मापता है। और मजबूती क्या? मजबूती मतलब -+ के आसपास आ रहा है या +1 के आसपास आ रहा है, -1 के आसपास आ रहा है, यानी मजबूती कितनी है? 0.1 आ रहा है या 0.9 आ रहा है, यानी मजबूती कितनी है? ये दोनों चीज़ें को रिलेशन में मापी जाती है। ठीक है, लेकिन कारण परिणाम नहीं बताता को रिलेशन में, ध्यान में रखना। बार बार कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लोग गलती करते हैं इसमें कि सहसंबंध कारण परिणाम नहीं बताता। अब सहसंबंध के प्रकार देखते हैं। तो सबसे पहला प्रकार है धनात्मक प्रकार। कौन सा प्रकार? पॉजिटिव प्रकार है सहसंबंध का। ठीक है, सहसंबंध का पॉजिटिव प्रकार का मैप कैसे बनेगा? तो ये तो हो गया y और ये हो गया x, और ये देखो बढ़ रहा है और ये बिंदु सब इस लाइन के इर्द गिर्द है, तो इसको बोलते हैं धनात्मक। यानी एक चीज़ बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है। ठीक है, एक चीज़ बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, तो इसको बोलते हैं धनात्मक सहसंबंध। अब ये सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन ऐसी हो तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाएगा। लेकिन अब ये स्ट्रेट सीधी लाइन नहीं है तो इसको बोलते हैं, फिर भी इस है तो बढ़ती हुई, तो इसको धनात्मक या पॉजिटिव कोरिलेशन कहा जाएगा। ध्यान में रखना। फिर इसमें क्या कहा जाता है कि जब दोनों चर एक ही दिशा में बदलते हैं, यानी एक पॉजिटिव तो दूसरा भी क्या हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है, एक ही दिशा में बदल रहे हैं, तो उसको पॉजिटिव कोरिलेशन कहा जाएगा। जैसे कि जब आय बढ़ती है तो आदमी का उपभोग भी, खर्च भी बढ़ता है, दोनों एक ही साइड में बढ़ रहे हैं। ये पढ़ाई ज़्यादा करेगा तो उसके अंक भी ज़्यादा आ जाएगा, यानी पॉजिटिव बन रहे। और एक बच्चे की हाइट बढ़ रही है, ऊंचाई बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली उसका वजन भी बढ़ेगा। तो ये तो हो गया पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, एक चीज़ बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है। अब है दूसरा ऋणात्मक सहसंबंध। कौन सा है? नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन में क्या है कि जब
एक चर बढ़ता है तो दूसरा चर क्या हो जाता है, घट जाता है। एक चर बढ़ने से दूसरा चर क्या हो जाता है, घट जाता है। जैसे एक प्राइज है, प्राइस क्या है, P3 P2 और P1। P1 था तो हमारी डिमांड कितनी इतनी सी थी, जब प्राइस ज़्यादा था तो हमारी क्वांटिटी कम थी। अब प्राइस जैसे गिरी तो हमारी डिमांड भी बढ़ गई, और गिरी तो हमारी डिमांड भी बढ़ गई। यानी एक चीज़ बढ़ने से दूसरी चीज़ घट रही है, और दूसरी चीज़ घटने से एक चीज़ बढ़ रही है। यानी ऋणात्मक सहसंबंध है इसके बीच में, नेगेटिव कोरिलेशन है। ये सेकंड इसी सेम इसका कर्व ऐसा बनेगा, ठीक है। ये गिरता हुआ बनेगा नेगेटिव कोरिलेशन में, और पॉजिटिव में कैसा था, बढ़ता हुआ, ठीक है। ऐसा था पॉजिटिव में, पॉजिटिव कोरिलेशन में। ध्यान में रखना ये चीज़ें, एग्जाम में आ सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल दिया है कि उदाहरण, कीमत बढ़ने से मांग में कमी आ जाती है, और तापमान बढ़ने से कंबल की बिक्री में कमी आ जाती है। ये नेगेटिव कोरिलेशन था। ये और है अब महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है कि सहसंबंध मापने की विधियाँ, सहसंबंध मापने की विधियाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ध्यान में रखना कि ये सबसे पहले विधि है स्कैटर डायग्राम या प्रकीर्ण आरेख, स्कैटर डायग्राम या प्रकीर्ण आरेख। और दूसरा है कार्ल पियर्सन कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन, ये भी सहसंबंध को मापता है और प्रकीर्ण आरेख के माध्यम से भी कोरिलेशन को नापा जाता है। और थर्ड है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, ठीक है। प्रकीर्ण आरेख, इसमें क्या है, डायग्राम के माध्यम से बताया जाता है कि पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, बताया जाता है। और कार्ल पियर्सन में आंकड़ों के माध्यम से हमें निकाला जाता है कि 0.8 आया है, 0.9 आया है, क्या आया है। ये कार्ल पियर्सन की थोड़ी लेंथी विधि है, हम इसको बड़े इजी वर्ड में, इजी शब्दों में, इजी तरीके से करेंगे अगले वीडियो में। लेकिन और स्पीयरमैन के लिए अलग वीडियो बनेंगे, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। ये तीनों ही कोरिलेशन मापने की विधियाँ हैं। तो सबसे पहले आज तो प्रकीर्ण आरेख या स्कैटर डायग्राम को देख लेते हैं। ये जो डायग्राम था हमारे पास में कि भाई ये पॉजिटिव एंड लीनियर है, सीधा सीधा पॉजिटिव बढ़ रहा है, और लीनियर यानी सीधी सीधी रेखा है, तो इसको तो बोलते हैं पॉजिटिव एंड लीनियर। और ये नेगेटिव एंड लीनियर, यानी बढ़ घट रहा है लेकिन सीधा सीधा घट रहा है, ठीक है। लीनियर है, सीधी सीधी रेखा है, और नेगेटिव है, ठीक है। ध्यान रखना, ये पॉजिटिव है और लीनियर है। अब देखो, ये नेगेटिव है और नॉन लीनियर, नॉन लीनियर मतलब सीधी रेखा नहीं, यानी घुमावदार कर्व है। तो ये नेगेटिव भी है और नॉन लीनियर है, ठीक है। एग्जाम में डायग्राम दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि भी नेगेटिव है या लीनियर है, क्या है। और इसमें क्या है, सर बिंदु है तो नो रिलेशन, यानी जीरो रिलेशन आ जाएगा, कुछ भी नहीं है। यानी इसको ऐसे भी लाइन नहीं खींच सकते और पॉजिटिव लाइन भी नहीं खींच सकते, इसमें कोई रिलेशन नहीं है। एक चर का दूसरे से कोई संबंध नहीं है, रिलेशन नहीं है। अब जो प्रकीर्ण आरेख था उसको कैसे नापता, देखो प्रकीर्ण आरेख के एग्जाम्पल, यानी आरेख बना दिए जाएंगे और आरेख के माध्यम से बताना है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसको ही बोलते हैं स्कैटर डायग्राम के माध्यम से। अब ये हमारे बिंदु देखो, ये एक रेखा के आसपास चल रहे हैं, तो देख के बता सकते हैं कि पॉजिटिव कोरिलेशन है, और ये डायग्राम के माध्यम से बताना ही प्रकीर्ण आरेख है, ठीक है। अब ये जो है इसके माध्यम से इससे बता सकते हैं कि नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव लीनियर है। और अब इसके ऐसे नहीं खींच सकते, ऐसे भी नहीं खींच सकते, यानी इसके बीच में कुछ क्या, नो कोरिलेशन है, ठीक है। इसमें पॉजिटिव था, इसमें नेगेटिव था, इसमें नो रिलेशन है, ओके। ये जो प्रकीर्ण आरेख है ये सहसंबंध समझने का सबसे आसान तरीका है, यानी डायग्राम को देख के ही बता सकते हैं कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, नो कोरिलेशन है। इसमें एक्स और वाई के मान होते हैं, ठीक है। ग्राफ में बिंदुओं के रूप में लगाए जाते हैं, यानी बिंदु दे देंगे और इसमें बताना होता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फिर देखकर पता चलता है कि संबंध धनात्मक है या ऋणात्मक है या कोई संबंध नहीं है। अब स्कैटर डायग्राम से क्या पता चलता है, देखो स्कैटर डायग्राम में जब बिंदु ऊपर की ओर जाता है तो पॉजिटिव होगा, ठीक है।
और नीचे की तरफ आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और बिंदु आपस में बिखरे हुए हैं, इसे पता ही नहीं चलता कि कहाँ कैसी लाइन जा रही है। तो कोई नो रिलेशन, नो कोरिलेशन, कोई सहसंबंध नहीं होगा। ठीक है। अब रेखीय या गैर रेखीय या लीनियर या नॉन लीनियर, इनको देख लेते हैं। सीधी सीधी रेखा हो तो लीनियर, और कर्व हो तो नॉन लीनियर। ठीक है। अब इसके क्या लिखा हुआ है इसमें देख, जब बिंदु लगभग सीधी रेखा में हो, पढ़ाई और अंक, इस सीधी रेखा जैसे पढ़ाई होगी तो अंक भी बढ़ेंगे, तो ये पॉजिटिव और सीधी रेखा हो जाएगी, तो ये लीनियर हो जाएगा। और गैर रेखीय कब होगा, जब कुछ आर्थिक संबंधों में ऐसा होता है कि बिंदु वक्र बनता है, यानी चाहे इस तरीके से बनो या चाहे इस तरीके से बनो, यानी सीधी रेखा नहीं बनो तो उसको नॉन लीनियर, लाइन नहीं बने उसको नॉन लीनियर। ठीक है। अब देख लो ये लीनियर है, लीनियर मतलब ये सीधी रेखा हो गई, तो लीनियर कोरिलेशन, चाहे ये ऐसे हो या चाहे ऐसे हो, सीधी लाइन होनी चाहिए, तो लीनियर कोरिलेशन। अब ये कर्व बन गया इधर, तो ये नॉन लीनियर है, चाहे कर्व इधर बनो चाहे कर्व इधर बनो, कैसा भी बनो, कर्व बने तो नॉन लीनियर हो जाएगा। ठीक है। असहसंबंध की शक्ति, रेखा के बहुत पास हो तो मजबूत संबंध होता है। ठीक है। जब पॉइंट रेखा के पास में हो तो मजबूत संबंध होगा, और दूर दूर हो पॉइंट तो उससे कमज़ोर संबंध होगा। ठीक है। अब सहसंबंध का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे जीवन में, इम्पोर्टेंस क्या है कोरिलेशन में, और हमारी पढ़ाई में क्या कनेक्शन है इसका कोरिलेशन का। ठीक है। जैसे आय और उपभोग, जब हम देखेंगे ना जीडीपी में, तो देखो आय बढ़ने से कितना उपभोग बढ़ा, ये हम सहसंबंध के माध्यम से ही देख पाते हैं। कीमत और मांग में क्या परिवर्तन होता है, कीमत से क्या परिवर्तन हो रहा है मांग में, और मांग से कीमत में क्या परिवर्तन हो रहा है, ये इस सहसंबंध के माध्यम से देखा जा सकता है। और शिक्षा और आय से क्या संबंध है, शिक्षा बढ़ने से आय बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, या आय बढ़ने से शिक्षा बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, इसमें क्या संबंध है, सब चीज़ें ये निवेश और जीडीपी ये सहसंबंध के माध्यम से अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट 1। दूसरे पार्ट में हम कार्ल पियर्सन को पढ़ेंगे, और तीसरे में हम स्पीयरमैन को पढ़ेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।